हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम कैम चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को। ओके, यहाँ पर हम समझेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है एंड कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। तो करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी को। सो देखिए, ये न्यूक्लियस है, ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है बेटा, शेल्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होती हैं, शेल्स होती हैं। एंड इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। पता ही हमें, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे क्या है, शेल। शेल क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो इस एटम के अंदर हमारा मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जिसका अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से सबसे कम होता है। ओके, जो सबसे लूजली बाउंड है, जिस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एटम से, गैसियस एटम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर गैसियस एटम की बात करेंगे हम, फ्रॉम गैसियस एटम, और वहां पर फॉर्म हो जाएगा बेटा गैसियस कैटायन। कैटायन क्यों फॉर्म हुआ, बिकॉज वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एंड जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वहां पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम पे। एटम पहले तो क्या था बेटा, न्यूट्रल था, बट आफ्टर द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो कैटायन की फॉर्मेशन, आयन वो फॉर्म कर लेगा। ठीक है, आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बेटा बाहर निकालने में जो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वही क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। वही क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या ये बात आपको क्लियर है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है कि जहां पर जो एटम है वो बॉन्डेड स्टेट में नहीं, एटम किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में नहीं है। ठीक है, वो फ्री हमारा एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम की गैसियस स्टेट में हम बात कर रहे हैं, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम है और वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस कैटायन के अंदर। तो ये देखिए हमारा गैसियस एटम है, आयनाइजेशन एनर्जी तो फॉर्म कर लेता है किसको, गैसियस कैटायन को, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। ऑलराइट, समझ में आ गया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं बेटा, आयनाइजेशन जो एनर्जी है इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हम बोलते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो रिक्वायर होता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, वही क्या है बेटा, हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हम इसे बोलते हैं। एंड इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, कम से कम जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो रिक्वायर होता है रिमूव करने के लिए जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, किससे, गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से, एंड वहां पर फॉर्म कर लेता है गैसियस कैटायन को। इज इट क्लियर? आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है फिर बेटा, जितना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इसका मतलब क्या है, कम आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि वहां पर जो हमारा मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज मिनिमम, कम हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वहां पर, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो उसके पास मतलब लो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब वहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है। एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, ज्यादा एनर्जी की वहां पर रिक्वायरमेंट है। सो लो आयनाइजेशन एनर्जी मींस द एटम रिक्वायर्स लेस एनर्जी, कम एनर्जी की वहां पर रिक्वायरमेंट है लॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है यहां तक बेटा? उसके बाद आता है शेल क्या होती है, सब शेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो देखिए ये बहुत ही हमारी बेसिक टर्म्स है बेटा, केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जो लोअर क्लासेस है उनमें पढ़ते हो, 11th 12th में आप पढ़ते हो, आप ग्रेजुएशन में आ गए हो तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। केमिस्ट्री में जब आप
केमिस्ट्री पढ़ रहे हो एंड ये चीजें आपको नहीं पता है तो बेटा बहुत ज्यादा लैक है ना। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए बिकॉज हर एक चैप्टर में आपकी आती है, काम आएंगे आपके। इनऑर्गेनिक में तो स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए शेल और ऑर्बिट, शेल और ऑर्बिट क्या होता है? तो देखिए न्यूक्लियस होता है एक, पता है हमें, न्यूक्लियस होता है एंड ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या होती है, इस तरीके से ये शेल्स होती हैं, इस तरीके से शेल्स होती हैं। इन शेल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करता है। तो शेल क्या हो जाएगा बेटा, एक ऐसा रीजन, इलेक्ट्रॉन जहां पर रिवॉल्व करता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ, ठीक है, स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, शेल बोलते हैं। तो ये क्या है बेटा, हमारी शेल है, ये क्या है, शेल है। ये फर्स्ट शेल हो जाएगी, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये वाली फर्स्ट शेल, ये क्या हो जाएगी बेटा, सेकेंड शेल हो जाएगी। ओके, ये वाली फर्स्ट शेल है, ये वाली सेकेंड शेल है एंड जो फर्स्ट शेल है उसे हम क्या बोलते हैं, के शेल होती है ये वाली एल शेल हो जाएगी। इसी तरीके से जो थर्ड शेल होगी n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और वो एम शेल हो जाएगी। तो शेल समझ में आया, इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ के अंदर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, शेल बोलेंगे। अब शेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सब शेल। सब शेल में हम क्या देखते हैं फिर, ऑर्बिटल्स। ओके, तो शेल होती है, शेल है, शेल के बाद फिर क्या देखने को मिलता है, सब शेल, विद इन अ शेल सब शेल एंड सब शेल के बाद फिर ऑर्बिटल्स। इस तरीके से हम देखते हैं शेल, सब शेल एंड देन ऑर्बिटल्स। तो शेल हमने समझ लिया क्या है, उसके बाद हम देखते हैं सब शेल। सब शेल का एक ऐसा पाथवे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद इन अ शेल, शेल के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस पाथवे को हम क्या बोलेंगे बेटा, सब शेल बोलेंगे। अब सब शेल क्या होती है ये तो आपको समझ में आ गया। एंड यहाँ पर हमारी कौन सी सब शेल होती है, एस सब शेल होती है, पी सब शेल होती है, डी सब शेल होती है, एफ सब शेल होती है। एक ही हमारी पर्टिकुलर शेल है, ठीक है, मान लीजिए n इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर सब शेल कौन सी है, एस सब शेल होती है एक, ठीक है, और हमारी पी सब शेल होती है इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सी हमारी पी सब शेल है, ये एस सब शेल है, ये पी सब शेल है, ये एस एंड ये पी सब शेल। ओके, विद इन अ शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है जिस पाथवे में, उस पाथवे को बेटा क्या बोलोगे आप, सब शेल बोलोगे। एंड सब शेल कौन सी है हमारी, एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल है, एफ सब शेल है। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब ऑर्बिटल क्या होता है, तो देखो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है। 3D के अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, उसके मिलने की जो संभावना इलेक्ट्रॉन की, वो मैक्सिमम है, ठीक है। ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो संभावना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। ज्यादातर संभावना उस रीजन में है, उस 3 डायमेंशनल स्पेस में है एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। वही क्या है बेटा, ऑर्बिटल है। सो 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है, तो वो क्या है बेटा, ऑर्बिटल है। समझ आई बात, वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्बिटल हो जाएगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा, ठीक है। एक ऑर्बिटल में क्या बोल रही हूं मैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एस सबशेल के केस में यहाँ पर एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी के केस में यहाँ पर 3 है, तो इस तरीके से यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसलिए पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से आप थर्ड की बात कर लो। जब हम बात करते हैं बेटा थर्ड की, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से होगा, एक हमारी एस होगी, फिर पी होगी एंड फिर क्या है हमारी डी होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4। अब ये कौन सी शेल है बेटा, n इज इक्वल टू 3, थर्ड शेल है। थर्ड शेल के अंदर विद इन अ शेल क्या होती है हमारी, सब शेल होती है। तो कौन सी सब शेल है यहाँ पर, ये एस सब शेल है, ये वाली कौन सी है बेटा हमारी एस सब शेल है, ये पी सब शेल है एंड ये डी सब शेल है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पर होंगे, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पर मैक्सिमम
एस के केस में कितने आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी के केस में 6 इलेक्ट्रॉन, डी के केस में 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक शेल की अगर आप बात करो, इस शेल की आप बात करो, ये सेकंड शेल है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6 2 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फर्स्ट शेल की अगर हम बात करते हैं तो देखो फर्स्ट शेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक ऐसा होता है, यहाँ पर कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट शेल में जब n इज इक्वल टू 1 होगा, n इज इक्वल टू जब 1 होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 2, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 10 हैं, तो कितने हो गए बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर कितने आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ थर्ड शेल। शेल पता चल गया क्या होती है। उसके बाद विद इन अ शेल क्या होती है बेटा, सब शेल होती है। उसके बाद जो ऑर्बिटल है वो आपको पता चल गया, जहां पर हम इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है, जहां पर मैक्सिमम हो सकते हैं, जहां पर हम इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट जो उसकी लोकेशन है, ठीक है, कहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ऑर्बिटल, ठीक है। वो जो स्पेस है वो कौन सा बेटा, ऑर्बिटल है, 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। वो कौन सा रीजन है हमारा, वो कौन सा स्पेस है, ऑर्बिटल, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्बिटल। तो शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। आई होप आपको ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं अब फैक्टर्स को। आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। लाइक साइज हो गया एटम का, ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। सो यहाँ पर हमारी 4-5 ऐसे फैक्टर आएंगे जो जिससे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर साइज ऑफ एटम, एटम का साइज, एटम छोटा है, एटम बड़ा है, इस चीज पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। इसके बाद चार्ज न्यूक्लियस पे, ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज कम है ज्यादा है, इस चीज पे डिपेंड करेगी। पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स का उस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट को भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को उस पर डिपेंड करेगी आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका एक शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। वो भी उस पर भी डिपेंड करती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसको भी हम समझेंगे कैसे करती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट क्या होगा एग्जैक्टली, जो हमारी हाफ फिल्ड और जो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होंगी उनका, ठीक है। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो हमारे ऑर्बिटल्स होंगे, तो इन सभी को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर साइज का, ठीक है। साइज देखते हैं एटम का किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी साइज ऑफ एटम पे। तो देखिए एक हमारा यहाँ पर बेटा छोटा साइज, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, एंड यहाँ पे क्या होंगी हमारी इस तरीके से शेल्स होंगी, ठीक है। फिर से हमारा न्यूक्लियस है, डार्क हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस है, और इस तरीके से यहाँ पर शेल्स होंगी, ये हमारा न्यूक्लियस और इस तरीके से यहाँ पर शेल्स होंगी। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे जो हमारा साइज है वो इंक्रीज होगा, जैसे जैसे जो साइज है वो इंक्रीज होगा, हम देखेंगे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किस तरीके से वेरी करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, उस चीज को हम देखेंगे। तो देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए जो हमारा डिस्टेंस है, जैसे जैसे साइज जो है एटम का वो बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है हमारी वो बढ़ रही है, तो जो डिस्टेंस है आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर इतना डिस्टेंस था, यहाँ पर ये डिस्टेंस इतना हुआ, यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस इतना हो गया। तो जैसे जैसे हम शेल्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है एटम का, तो जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस आप देख रहे हो वो बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। बढ़ने से होगा क्या, बढ़ने से होगा ये बेटा कि जो हमारी अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ में, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो क्या होगी, कम होगी। अब अट्रैक्शन कम हो रही है तो उस इलेक्ट्रॉन को हमारे लिए निकालना उतना ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी,
है ना। जितना वो बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस के साथ में, जितना अट्रैक्शन होगी उसकी न्यूक्लियस के साथ में, उतना ही उसको बाहर निकालना मुश्किल होगा ऑब्वियसली। तो जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा, कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर क्या है, डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे साइज जो है एटम का इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी कब, जब जो हमारा साइज है एटम का, साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, जैसे साइज एटम का इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। बिकॉज जैसे जैसे डिस्टेंस जो है आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बढ़ेगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं आउटर इलेक्ट्रॉन पे वो क्या है बेटा, कम हो जाएंगी। ठीक है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारी कम हो जाएंगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा, हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइजेशन। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कम हो जाएगी जैसे जैसे जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया वाला पॉइंट आपको? तो नेक्स्ट है फिर सेकंड, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे अब हम चार्ज को देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर वेरी करता है। न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उस चीज को हम देखेंगे। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है और हमारी शेल्स होती हैं, हमारी इस तरीके से शेल्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब जैसे जैसे बेटा इस न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो बढ़ेगा तो इसके जो अट्रैक्शन, इसका जो अट्रैक्शन होगा आउटर इलेक्ट्रॉन पे वो भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ठीक है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए इसका अट्रैक्शन है वो क्या बढ़ जाएगा, बिकॉज हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसको अट्रैक्ट करना है नेगेटिव चार्ज को। जो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है ना, अपोजिट चार्जेस है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन को, उतना ही नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, उतना ही स्ट्रांगली उसको होल्ड करेगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बेटा वैसे वैसे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, एंड जब हम जाते हैं पीरियोडिक पीरियड में, जब हम जाते हैं, ठीक है, पीरियड में जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो वहां पर क्या होता है हमारा लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे आप जाओगे लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो क्या होता है यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पर जो साइज है न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो साइज है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। एंड जब हम इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को हमारे लिए निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इस साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो आयनाइजेशन जो है एनर्जी वो इंक्रीज हो जाएगी जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियड के अंदर जब हम बात कर रहे हैं। ओके, सो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। समझ आ गए पॉइंट? एंड जैसे जैसे इंक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल की, ठीक है, बाहर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड किए जाएंगे, ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ, एंड हमें ग्रेटर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर उस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में, हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी फिर। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बिकॉज वहां पर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है हमारा न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ गया वाला पॉइंट भी आपको, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट फिर हम करते हैं अब पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट को हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है बेटा, देखिए इसको अब हम समझते हैं। एक टर्म यहां पर आई है हमारे पास, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? हाँ, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, तो देखिए बेटा पेनिट्रेशन को आप क्या समझो, आप समझो क्लोजनेस। ठीक है, कितना क्लोज वो है, पेनिट्रेशन का मतलब आप समझो न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना क्लोज है, इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पेनिट्रेशन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कितना ज्यादा क्लोज है, और जितना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा क्लोज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए बेटा क्या होगा, मुश्किल होगा। सिंपल बात है, बिल्कुल समझ में आ रहा है।
पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब आप क्या समझोगे, क्लोजनेस। पेनिट्रेशन मतलब क्लोज है वो न्यूक्लियस की, जितना ज्यादा पेनिट्रेशन उतना ही ज्यादा मतलब वो क्लोज है न्यूक्लियस की। अगर वो न्यूक्लियस की क्लोज है तो उस इलेक्ट्रॉन को हमारे लिए बाहर निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उसकी जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ में वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो हमारे लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मुश्किल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आप मुझे बता दो क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, बिकॉज वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है उस न्यूक्लियस के साथ में बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सो पेनिट्रेशन इफेक्ट का अगर आप ऑर्डर की हम बात करते हैं, विद इन द सेम शेल बात करते हैं बेटा हम यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्डर आता है वो क्या आता है, सब शेल की हम बात करते हैं, एस का सबसे ज्यादा, देन पी, देन P, then D and then F, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर रहता है, ये हमारा ऑर्डर रहता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। ओके, तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है जैसे जैसे जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज होता है। एस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी शेल के, ठीक है, आप किसी भी शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ले लो, उनका जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा ज्यादा होगा देन पी इलेक्ट्रॉन्स से न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है, ऑफ द सेम शेल, सेम शेल के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं, मान लीजिए n इज इक्वल टू 3, थर्ड शेल हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो थर्ड शेल में जब हम देखते हैं, थर्ड शेल में जब हम यहाँ पर देखेंगे, थर्ड शेल में क्या होता है बेटा, एस होता है, एस सब शेल होती है। उसके बाद आप ये मान के चलो कि जो एस सब शेल है वो थोड़ा पास में है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो एस जो सब शेल ये हमारी शेल हो गई। शेल में क्या होती है बेटा, सब शेल होती है, पढ़ चुके हम ये चीज, ठीक है, बता चुके मैं आपको। अब ये जो एस है ये न्यूक्लियस के थोड़ा ज्यादा पास में होती है, ठीक है, इसके थोड़ा ज्यादा क्लोज फ्रेंड है ये एस, ठीक है, एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू एफ, तो ये ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस की। थोड़ा इससे दूर होता है हमारा क्या, पी वाला, पी वाला इससे थोड़ा सा ज्यादा दूर है, एंड डी वाला इससे थोड़ा और दूर होगा, ठीक है, एंड एफ वाला थोड़ा और ज्यादा दूर होगा इससे। इस तरीके से बेटा ये होता है, ठीक है। एक ही शेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही शेल की हम बात कर रहे हैं, थर्ड शेल की हम बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, ठीक है, इसको आप न्यूक्लियस के थोड़ा ज्यादा पास समझो। ये थोड़ा ज्यादा दूर होता है, थोड़ा सा दूर होता है ये एस के कंपेयर में, ये हमारा एस है, ये पी है, ये डी है, एंड ये एफ है। सेम शेल की हम बात करें तो इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है और इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो एस सबसे क्लोज है, तो जो एस के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे बेटा, क्लोज होंगे। एस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा क्लोज होंगे एज कंपेयर टू जब हम बात करेंगे पी के, तो एस के सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस की। और यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा सेम शेल की, ठीक है, सेम शेल में हम यहाँ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 3s है, तो इसका कंपैरिजन किससे होगा, 3p से, 3d से, ठीक है, इनसे इनका कंपैरिजन होगा। यहाँ पर f तो होता ही नहीं बेटा, है ना, कि केस में ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ d तक होता है, थर्ड शेल में d तक होता है, फिर फोर्थ शेल में आता है 4s, 4p, 4d, 4f। तो n इज इक्वल टू 3 है, तो बेटा 3s, 3p, 3d, इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे हम किसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है। अब ऐसा नहीं है हम कंपेयर करने लग जाएं 3s को किससे, 4p से, ऐसा नहीं होगा, सेम शेल का हमें कंपैरिजन करना है। ओके, समझ में आया ये वाला पॉइंट आपको, तो सेम शेल में हमें कंपेयर करना है, लाइक 3s है, 3p है, 3d है, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे विद इन द सेम शेल, हम देखेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट को। तो विद इन द सेम शेल जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो डिक्रीज होता है बेटा इन द ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर जो हमने आपको बताया है, सबसे ज्यादा एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, एंड उसके बाद एफ। एस के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पास में होते हैं न्यूक्लियस की, उसके बाद पी के इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद डी के इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद एफ के इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे दूर एफ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद डी, उसके बाद पी, एंड उसके बाद एस। एस के सबसे ज्यादा पास में है, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बेटा हमारे लिए उतना मुश्किल हो जाएगा, इनको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू एफ की, डी की, पी की। क्लियर हो गया वाला पॉइंट, मतलब जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट, जितना ज्यादा क्लोज होगा वो न्यूक्लियस की, उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट डायरेक्टली हो जाएगा, जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी आपको, जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट। देखिए इफ द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर, अगर इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्या, क्लोज है न्यूक्लियस के और वो स्ट्रांगली हेल्ड होगा न्यूक्लियस के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी हाई हो जाएगी, ऑब्वियसली हाई होनी है बिकॉज वो स्ट्रांगली
किससे कनेक्ट है, हमारी न्यूक्लियस से, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है वो न्यूक्लियस से, तो उसको निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वहां ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन पेनिट्रेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर के बेटा इंक्रीज होने से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है एस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। एस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वहां मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू पी इलेक्ट्रॉन को निकालने की सेम शेल की। ठीक है, इसी तरीके से डी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सेम शेल की पी में मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू डी, एंड एफ की निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी डी में एज कंपेयर टू एफ। ठीक है, तो ट्रेंड क्या पढ़ा था हमने बेटा, एक बार फिर से देख लो, क्या पढ़ा था हमने, सबसे ज्यादा एस, देन पी, देन डी एंड देन एफ, ये वाला हमारा ट्रेंड हमने पढ़ा है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। विद इन द सेम शेल जो हमारी सब शेल्स है उनका जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा एस, देन पी एंड देन डी, देन एफ। क्लियर हो गया वाला पॉइंट भी, पेनिट्रेशन वाला। नेक्स्ट पे हम चलते हैं बेटा स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखिए ये क्या इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या होता है ये। तो देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या होती है बेटा, शेल्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से शेल्स होती हैं एंड इन शेल्स में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं इन शेल्स में, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फील नहीं कर पाते हैं फुल चार्ज को न्यूक्लियस की। ठीक है, अब ये जो लाइनिंग आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आपको नहीं पता स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। तो देखो ये जो इफेक्ट है बेटा होता किसका है, पहली बात तो ये इफेक्ट होता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन का, मतलब जो अंदर वाली शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन हमारी प्रेजेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनका ये इफेक्ट होता है। ठीक है, जो इनर अंदर की साइड जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अंदर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनका ये इफेक्ट होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इनके लिए होता है इफेक्ट, इनका होता है। ठीक है, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका। तो देखो यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये क्या करते हैं, एक शील्ड बना लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं उनको। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारी शेल्स है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी शेल्स है, ये हमारी फर्स्ट शेल है, ये हमारी सेकंड शेल है, उसके बाद ये हमारी थर्ड शेल है। तो अब ये न्यूक्लियस है, अब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। अब थर्ड शेल में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके लिए जो सेकंड शेल एंड फर्स्ट शेल ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, एक दीवार की तरह काम करते हैं, एक स्क्रीन की तरह, जैसे एक स्क्रीन लग जाती है बीच में, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और एक स्क्रीन इन्होंने बीच में क्रिएट कर ली। ठीक है, कुछ जो रिपल्सिव फोर्स है जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो फील करता है इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जितना इलेक्ट्रॉन को फील करना था बेटा चार्ज न्यूक्लियस का, जितना पॉजिटिव चार्ज उसको फील करना था, जितना उसको फील करना था वो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियर चार्ज उसको फील करना था वो फील नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो न्यूक्लियस का और उस इलेक्ट्रॉन का, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो वो फील करेगा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज, उस न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एंड यही इफेक्ट कि ये शील्ड कर लेते हैं। ठीक है, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है शील्ड कर लेते हैं और जितना इसको फील करना होता है न्यूक्लियर चार्ज इतना फील नहीं कर पाता है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आया, शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारी वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फील नहीं कर पाते पूरा चार्ज न्यूक्लियस का। क्यों नहीं कर पाते, इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जो एक्चुअल चार्ज जो फील करते हैं इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम इसे बोलेंगे। याद रखेंगे इस चीज को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जो चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन फील करते हैं वही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया, एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स वही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज है हमारा। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद देखिए, जो रिपल्सिव फोर्स फील की है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने जो रिपल्सिव फोर्स जो फील की है, अब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनका रिपल्सिव फोर्स भी था ना बेटा। देखो ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनका रिपल्सिव फोर्स भी तो है, सेम चार्ज है ना। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये क्या फील करते हैं बेटा? रिपल्सिव फोर्स फील करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। किन से? जो इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट होते हैं इनर शेल्स के अंदर, अंदर वाली शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका रिपल्सिव फोर्स वो फील करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है ये चीज आपको? दोबारा देखो, रिपल्सिव फोर्स जो फील किया है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं इनर शेल्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अब जितना ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इनर शेल, अब अंदर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बेटा, अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? हमारा इफेक्ट हो जाएगा। तो इनर शेल में जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा वो स्क्रीन करेंगे। तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होगा, एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए वो कम हो जाएगी, जिससे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब क्या हो रहा है? वो उतने ही ज्यादा शील्ड किए जा रहे हैं। तो शील्ड होंगे तो अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा बेटा? हमारा डिक्रीज हो जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। सो ये वाली चीज भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इफेक्ट हम देखते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली जो हमारी हाफ फिल्ड और जो फुल फिल्ड हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है उनका। अब देखिए, अगर एटम कंटेन करता है बेटा एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इनकी वजह से क्या आती है? एटम के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो वहां पर इन अरेंजमेंट में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, इसलिए जो रिमूवल है इलेक्ट्रॉन का इन एटम से हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना एक्सपेक्टेड होता है उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं बेटा बोरोन एंड बेरिलियम के केस में, तो देखो बेरिलियम Z is equal to 4 and boron Z is equal to 5, यही होता है। तो यहाँ पर लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 यहाँ पर देखो 1s2 2s2 2p1 हो जाएगी, यही हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाफ फिल्ड जब होगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 3 भी नहीं आया। फुल फिल्ड जब होगा जब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। तो अब देखो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसके अंदर है? किसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बताओ देख के? यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पर क्या आ रही है? हमारी फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना अब हमारे लिए क्या है? मुश्किल है। लार्ज अमाउंट में हमें यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया किस तरीके से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है कॉन्फ़िगरेशंस पे। अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो इसलिए यहाँ पर किसमें ज्यादा देनी पड़ेगी? किसमें ज्यादा देनी पड़ेगी? अब हमें यहाँ पर हमें देनी पड़ेगी बेरिलियम के केस में। बेरिलियम के केस में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया वाला पॉइंट भी? इसके बाद यहाँ पर आता है बेटा, यहाँ पर हम बात करते हैं नोबल गैसेस की। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? नोबल गैसेस की। अगर हम बात करते हैं तो देखिए नोबल गैसेस के केस में क्या होता है? अब जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या अरेंजमेंट होती है? नोबल गैसेस के केस में NS2NP6 होती है, NS2NP6 अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्या होती है यहाँ पर? हाई
आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा यहाँ पर? हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमें ज्यादा होती है। क्यों होती है हाई आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट? बिकॉज यहाँ पर NH2 NP6 अरेंजमेंट है, मतलब फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इनको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की ना ही देने की, स्टेबल अपने आप में। तो स्टेबल है तो इनको निकालने के लिए हमें, अब कोई चीज स्टेबल है तो उसको वहां से हिलाने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? स्टेबल है, ठीक है। जैसे ये NP6 वाला है, हाँ पूरी फुलफिल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है। अब ये जो अरेंजमेंट है बेटा क्या है? स्टेबल होगी, हाईली स्टेबल। ये क्या है बेटा? हाईली स्टेबल अरेंजमेंट है हमारी। नोबल गैसेस क्या होती है हमारी? हाईली स्टेबल होती हैं। यहाँ पर NH2 NP6 अरेंजमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हाई आयनाइजेशन एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लियर हो गया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या इफेक्ट है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स का। यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है हमारी? इससे इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर होंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। तो आज की क्लास में बेटा हम यहाँ तक करते हैं। आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।